अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोगों को एक हफ्ज़दा गर्म दोपहर में सईद बुक बैंक में खुश आमदेद। लेकिन इस गर्म दोपहर में जो ठंडक का सामान लाई हैं ये किताब, और उसके साथ आई हैं आयशा, आपकी हर दिन अजीज़। थैंक यू, really look forward to being here. और आयशा और मैं डिस्कस कर रहे हैं किताब Things Fall Apart, चिनुआ अचेबे। और अक्सर अब कैसा हसीन इत्तेफाक है कि ये किताब अफ्रीका के बारे में है, और आपका बहुत वक्त अफ्रीका में गुजरा है। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी, वैसे ये इतनी खुशी की बात है कि मैं वेट नहीं कर सकती हूँ बताना कि तो कितनी सिमिलैरिटी ये कितनी सिमिलैरिटी है। तो सिर्फ मैं तारुफ करा दूं कि चिनुआ अचेबे जो हैं वो अफ्रीका के मशहूर तरीन राइटर्स में से एक हैं, और वो उन राइटर्स में से हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इसलिए मशहूर हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नाइजीरिया से इनका ताल्लुक है, और ये इसकी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो किताब पढ़ी है इसके ऊपर नेल्सन मंडेला का तबसरा है। द राइटर इन हुज कंपनी द प्रिजन वॉल्स फेल डाउन। और बराक ओबामा से लेकर दुनिया के हर पढ़े लिखने वाले बंदे ने चिनुआ अचेबे को अप्रिशिएट किया है। अंग्रेज़ी में लिखते हैं, लेकिन इनका जो मेन तारुफ है वो ये है कि इन्होंने जो अफ्रीकन्स हैं उनकी स्टोरी सुनाई है। ये है मेन बात कि हमने जब अफ्रीका की कहानी सुनी, जैसे हमने इंडिया की कहानी सुनी, जैसे हमने साउथ अमेरिका की कहानी सुनी, जैसे हमने चाइना की कहानी सुनी, तो ये सारी कहानियाँ गोरों की ज़ुबानी थी। ये सारी कहानियाँ गोरों की ज़ुबान में थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तो इन्होंने अफ्रीका की कहानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई है, और आज हम इस अफ्रीका की कहानी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ इसकी कितनी मुवासलत है। और इसको डिस्कस करेंगी आयशा, जो कि अफ्रीका में रह चुकी हैं और अफ्रीका में जिन्होंने परवरिश पाई है, तो उसके पैदाइश भी वहीं की। जी अच्छा, तो सबसे पहली बात, चिनुआ अचेबे को मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है। मुझे लग रहा था कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आई थिंक जब मैंने दोबारा बुक उठाई है तो इट वाज जस्ट लाइक आई वाज ब्लोन अवे। अफ्रीका के बहुत कम राइटर्स हैं जिनको हम सीरियसली लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन आई थिंक चिनुआ अचेबे ने वो सारी बाउंड्रीज इसलिए तोड़ी हैं क्योंकि उनका राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल है। जो वो नक्शा पेश करते हैं वो हमारी डे टू डे में नहीं है। हम टर्किश लिटरेचर के बारे में जानते हैं, हम लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के बारे में जानते हैं, हम उनकी लैंडस्केप को शायद अपने दिमाग की आंख में देख सकते हैं, लेकिन हम अफ्रीका को वो नहीं। इसकी वजह थोड़ी सी हम भी तो काफ़ी मुतासिब हैं, यानी अपने लेवल पे हमारे यहाँ जितना, और स्पेशली अगेंस्ट ब्लैक्स और अफ्रीकन्स। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। हम उनको जिस तरह पुकारते हैं, और जो हमारे गोरे होने का या गोरों से जो एक हमें उनसियत है, शायद ये भी वजह हो। बिल्कुल ये वजह है। और आज तक मैं किसी को बताती हूँ मेरी पैदाइश युगांडा की है, तो सिवाय जुमले कसने और हंसने के अलावा कुछ और मिलता नहीं है, which is kind of, I mean, I'm not saying don't be funny, लेकिन देखिए ह्यूमर जो होता है ना वो मास्क करता है तासुब को। ह्यूमर ज्यादातर उसी पे होता है जो कमतर होता है, उस एक कमतर चीज को गिरने में या एक ऊंची चीज से नीचे आने में लोगों को मजा आता है। एंड आई थिंक अफ्रीका को ज्यादातर, पहली बात तो ये कि एक कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है। इसके अंदर सैकड़ों मुल्क हैं और सैकड़ों कौमें हैं और उनके कल्चर्स हैं। एक कल्चर के अंदर भी सब कल्चर्स हैं। हमने कभी एज पाकिस्तानी सोचा ही नहीं है कि हम उनके बारे में सीखें या जानें, या उनको उस हमदर्दी से या उस सेंसिटिविटी से या हसासियत से देखें जो वो डिजर्व करते हैं। और इन द बिगिनिंग, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, आई मीन वी वर ऑल ब्लैक, evolutionarily speaking. So that's where it should start from. So which is why जब चिनुआ अचेबे को आप पढ़ते हैं और आप एक बहुत ट्राइबल सेटअप को देखते हैं उमर, तो वहाँ पे आपको वो सारी चीजें नजर आती हैं जो हमारे मुल्क में ट्राइबल सेटअप्स में नजर आती हैं, जो कि कोड है एक बहुत स्पेसिफिक, ऑनर बहुत स्ट्रांग है, औरतों का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पॉलीगमी भी है, बड़ों की रिस्पेक्ट इस लेवल तक है कि अगर आपने वो लाइन क्रॉस कर दी तो आपको मार भी सकते हैं। जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है अगर किसी ने कुछ चुराया तो सो बहुत स्पेसिफिक
एथिकल कोड्स हैं जो कि हमें शायद ज़्यादातर हमारे ट्राइबल सिस्टम्स में एग्जैक्टली वही नज़र आता है. सो इन दिस व्यू के वो तो काले हैं या हम उस सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएशन दूर रखेंगे, बात ये एग्जैक्टली वही कल्चर आज मॉडर्न डे पाकिस्तान में पाया जाता है. अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन लड़की आई वापस, अपने 4 बच्चों की माँ थी सरगोदा, जी सरगोदा में, और फादर इन लॉ ने उसको मार दिया इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारी नस्ल जो है वो बाहर के मुल्कों में पड़ेगी. तो मतलब है इसको पढ़ लें ताकि हमें समझ आ जाए कि जब हम ट्राइबल कल्चर की बात करते हैं तो वो सिर्फ अफ्रीका में नहीं पाई जाती. बिल्कुल ऐसे ही. तो एचबी जो हैं उनके बारे में मज़ीद हम अगर बात करें तो नाइजेरिया एंग्लोफाइल है, वहाँ पे बरतानिया की हुकूमत रही है और उस हिसाब से हमारी तरह. लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे मैंने वैसे चोरी चोरी नाइजेरिया की जो ड्रामे हैं काफ़ी देखे. तो नाइजेरिया की फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं नॉलीवुड. तो मैंने नॉलीवुड की फिल्में भी 1-2 देखी हैं और एक मल्टीकल्चरल भी है. 3 तो बड़े कल्चर हैं, मसलन क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स भी हैं और उसके साथ उनके अभी तक जो उनके अपने ट्राइबल कल्चर्स हैं जो कि एंसेस्ट्रल बिलीफ रखते हैं. अच्छा, और जो क्रिश्चियंस हैं वो वाइट तो नहीं है, वो भी सारे ब्लैक ही हैं जी. और उसमें फिर कोई इनका जो नाइजीरिया में सिविल वॉर भी रही, जिसपे एक और किताब है देयर वाज अ कंट्री, जिसपे ये मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने माइनॉरिटी इग्बो ट्राइब है और माइनॉरिटी ट्राइब्स को ज्यादातर लिटरेचर भी उनका नहीं आता. उनका नहीं है. तो ये इग्बो से इनका है, लेकिन इनकी सारी तालीम जो है वो इंग्लैंड में हुई है जी. और उस हिसाब से इनकी अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी है. अभी एक बहुत अच्छी बुक आई है उमर, इट्स कॉल्ड न्यूयॉर्क माय विलेज. तो एक नाइजीरियन ऑथर जाते हैं न्यूयॉर्क और वहाँ पे मेहरबानी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. तो एक नाइजीरियन राइटर हैं, वो न्यूयॉर्क जाते हैं और वो न्यूयॉर्क में जाके पता चलता है उनको कि मैनहट्टन विलेज क्या है. कहते हैं कि हमारी जैसे विलेज कल्चर है नाइजीरिया में, वही न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस की जाती है. सो ही इज रिटन अ न्यू बुक कॉल्ड नाइजीरिया माय विलेज, न्यूयॉर्क माय विलेज. या तो चिनवा अचेबी ने लिखना शुरू किया और उन्होंने अफ्रीका की जुबान, अफ्रीका की स्टोरी सुनी. तो ये स्टोरी है क्या? एक बंदा होता है, प्रोटैगनिस्ट का नाम अगर मैं मिसप्रोनाउंस कर लूं तो अपॉलजीज. Okonko, if at all, yeah, closest, हाँ, apologies. I think it's 1 second, reference करना जरूरी होता है because it's Okongo, yeah, so ये जो बंदा होता है ना, ये मुझे एक पाकिस्तानी बंदे का रिमाइंड इसलिए करता है क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी कश्मकश में होता है जो कि पाकिस्तानी बंदे होते हैं. यही समझा जाए. पैदा वो होता है, एक उसका जो बाप होता है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, सुस्त और सेंसिटिव, और वो फ्लूट बजाता रहता है सारा दिन. अच्छा, ये जो विलेज स्पेस है, आप ये सोचें कि लोगों को टाइटल्स मिलते हैं, तो जिसके पास 4 टाइटल्स होता है वो सॉर्ट ऑफ लाइक एक नंबरदार हो जाता है उस विलेज का, राइट. तो उसके बाप को एक भी नहीं मिला होता, बल्कि ना तो उसको टाइटल मिला होता है उसके बाप को, बल्कि उसके बाप को जिल्लत ही मिली होती है. उसके मकरूज भी होता है, डेटर भी होता है. तो वो सारी जिंदगी अपना इतना शर्म में गुजारता है कि वो उसके लिए मैस्कुलिन पावर बहुत जरूरी होती है. और फिर वो ये सोचता है कि जो भी चीफ्टन है उस इलाके का, जो भी ट्राइबल हेड है जिसके पास 4 टाइटल्स हैं, मैंने उससे आगे जाना है. तो वो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बाप को डिफाई करने में लग जाता है, उसके फ्लूट प्लेइंग और उसकी जो है ना सेंसिटिविटी से तंग होता है, और वो मार पीट करता है घर पे अपनी बीवी बच्चों के. और ऐसे नहीं है कि वो बुरा बंदा है, उसमें बुक में लिखा होता है कि स्पाइटफुल नहीं होता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसको समझ आती है कि अगर मैंने चढ़ना है तो तरीका यही है. और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप चाहे कितने भी टाइटल्स ले लें, अगर आपकी औरतें आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो पावर का कोई फ़ायदा नहीं है. सो इट्स वेरी सिमिलर इन द सेंस कि वो जो हमारी सोसाइटी में भी मिसोजिनी इनग्रेन्ड है वो वहाँ पे बहुत क्लियरली आती है. अच्छा, इस बुक के अंदर ना बहुत सारे मैंने नहीं डाले क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ये खुद से ही इसके अंदर बहुत मेल फीमेल स्प्लिट है. फॉर एग्जांपल, कहानियाँ जो बताते हैं लोग वो मेल कहानियाँ होती हैं और फीमेल कहानियाँ होती हैं. जो मेल कहानियाँ होती हैं उसमें कत्ल व गारत होती है, जो फीमेल कहानियाँ होती हैं उसमें कछुए और बिच्छू वगैरह होता है.
अच्छा, इसके अंदर मेल फूड्स एंड फीमेल फूड्स भी होते हैं। वो कहते हैं कि यैम जो है वो किंग का खाना है, तो वो जो खेती बाड़ी करते हैं तो वो मर्दों के खाने होते हैं। शकरकंदी और जो वेजिटेबल्स होती हैं और कसावा होता है जो कि मैं बहुत खाती थी छोटे होते, बहुत मजे का है, वो औरतों के होते हैं। ठीक है, तो खाने से लेके, बैठने से लेके, मैट्स से लेके, जहाँ पे बंदे बैठते हैं वो काउ स्किन के ऊपर बैठते हैं, जो औरतें बैठती हैं वो बनाना स्किन्स पे बैठती हैं। हाँ। तो बहुत सारा एक सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि उनका जो कंपाउंड है ना उसमें सबका अलग अलग हट होता है। और सबसे बड़ा हट जो है वो मेल का है, 3 उसकी बीवी हैं, उनके अपने अपने हट है। हाँ जी। अच्छा, वो तीनों जो हैं उसके लिए अलग अलग खाना लाती है। हाँ। अच्छा, अगर हमारे यहाँ ऐसा हो ना तो शायद उसने कोई टर्न बनाई हो, लेकिन वहां पे उन तीनों की ड्यूटी है कि एक डिश बना के उसकी खिदमत में पेश करनी। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो जिससे पहली शादी हुई है वो पहले लाएगी, दूसरी से तीसरी, और वो तीनों का खाना जो है वो खाता है, ना नहीं करता। हाँ, हाँ। और उसके बावजूद उधर इतनी ज्यादा है कि वो उनको अलाउ नहीं करता कि वो उसके मतलब करीब ज्यादा टाइम गुजारे, वो बेचारी दूर रहती हैं। बट ही इज अ चौधरी कसाब एंड ही काइंड ऑफ, ही लिटरली इज अ चौधरी, तो वो दूर रहता है। एक और चीज जो बहुत ही प्रोमिनेंट है वो है जादू, या विचक्राफ्टी। अच्छा, उसमें उसको मैंने अवॉइड किया लफ्ज सुपरस्टिशन या तवहमात से। उससे बहुत आगे है। नहीं, वो ज्यादा है या कम है? देखिए, मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, ये जो विचक्राफ्टी है ना, विचक्राफ्टी कम्स फ्रॉम देयर रिलीजियस बिलीफ ऑफ एंसेस्ट्री। जैसे हमारे लिए एक सर्टेन डिवाइन है, उनके लिए एंसेस्टर्स डिवाइन है। तो जब विचक्राफ्टी और एंसेस्ट्री कंबाइन होती है, अच्छा, जैसे वो जो बच्ची बीमार होती है तो उसको कौन सेव करता है? उनके एंसेस्टर्स ही आके, रूहें आके सेव करती हैं उस बच्चे को। सो आई थिंक वो थोड़ा सा मर्ज हो जाता है बिटवीन डार्क आर्ट्स एंड द, वो कहते हैं ना, लॉर्ड ऑफ द अर्थ। लेकिन इसमें मैंने ये देखा कि शायद इसने इंटेंशनली, कसदन ये नहीं दिखाया है कि उस सारी सुपरस्टिशन से किसी को कोई नुकसान हो रहा है। यानी जिस तरह कोई नहीं कि बच्चों को मार रहे हैं या इस तरह, वो सिर्फ ये है कि बस खौफ का एक फजा है, लेकिन उस तरह से कोई नुकसान तो नहीं है। आपने ये देखा कि वो जब बच्ची बीमार होती है तो उसकी जो माँ होती है वो ऑरेकल लेके चली जाती है उसके बच्ची को, हाँ एग्जैक्टली, हट में उसको हील करने के लिए। और माँ खौफजदा होती है कि पता नहीं कहाँ लेके जा रही है मेरी बच्ची को, तो वो पीछे पीछे भागती है। या बड़ी सस्पेंस ओरिएंटेड होती है, और बहुत वो सीन बहुत पावरफुल है। इट्स अ वेरी फिल्म बेस्ड सीन, दिमाग में पूरी आपको नजर आ जाती है। और उसमें जो कॉन्को है वो उनके पीछे जाता है, हालांकि वो काफी सख्त तबीयत का है, लेकिन उसमें पिघल जाता है किसी टाइम पे जाके। अच्छा, एक और चीज जो इसमें बड़ी प्रोमिनेंट नजर आई वो जस्टिस सिस्टम है। अच्छा, वो मुझे बड़ा मॉडर्न नजर आया। उनका कि उनके 9 बंदे हैं, 9 7 हैं, 9, और वो नकाब पहन के आते हैं और वो फैसला करते हैं, which is like a modern day jury. Yeah, you have to be blind. You have to be blind to decide कि who gets what fate. और वो हुड पहन के आते हैं और उनके सामने केस पेश होता है और उनके सामने एविडेंस पेश आती है। तो मुझे तो ये सिस्टम काफी एफिशिएंट लगा। थोड़ा कुछ जिरगा टाइप फील्स आ रही है, जिरगा की फील भी इसमें है। आपको वो याद है जब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है ओकोंगो, वो गलती करता है औरतों वाली। हाँ। अब आप ये देखें कि गलतियां भी मर्दों वाली गलतियां होती हैं और औरतों वाली गलतियां होती हैं। मर्दों वाली गलतियां ये होती हैं कि आपने कोई बहुत बड़ी तबाही कर दी और आपने जान के किया। एनीथिंग विद इंटेंशन इज अ मेल मिस्टेक। एनीथिंग दैट इज इनएडवर्टेंट, गलती से हो जाए तो वो फीमेल मिस्टेक होती है, तो वो फीमेल मिस्टेक हो जाती है उससे, तो वो बैनिश हो जाता है 7 सालों के लिए। तो देखिए, वो मिस्टेक ये होती है कि गन आ जाती है। अब ये बिटवीन ट्रांजिशंस है कि विलेज भी है और उस टाइम पे कॉलोनियल मास्टर्स भी आ रहे हैं, तो गन आ जाती है, गन चल जाती है, गलती से किसी को लग जाती है। ये कुछ ज्यादा ही केपी सिचुएशन की भी। So Zedo, the man had 4 titles, old man, and he died. And there was a tradition when any person died. Yeah, there was dancing. ढोल बजाते हैं, गन चलाते हैं. Then Okonko mistakenly fired and his son of the Zedo was killed. अच्छा, लेकिन अगर आप किसी को गलती से मार दें तो ये औरत मिस्टेक होती है, फिर 7 साल के लिए आपको। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपके माँ के गाँव भेजा जाता है।
तो उस टाइम पे आई थिंक हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए एक रियलाइजेशन होती है कि जो माँ का रिश्ता था उसने उसको बचा लिया और उसको वो फिर एल्डर समझाता है कि तुमने सारी जिंदगी अपने बाप को रिफ्यूट करते हुए और मैस्कुलिन एनर्जी इनकम्पास करते हुए गुजारी है, लेकिन तुम्हें अब पनाह कौन दे रहा है? तुम्हारी माँ की विलेज दे रही है ना। सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट अ मोमेंट इन द बुक। और उसके साथ फिर दूसरी चीज ये है कि उसके जो बुजुर्ग हैं अफ्रीका के और उनके, वो काफी दानिशमंद हैं, जो वर्ल्डली विजडम को उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, और कहीं कहीं जिसे हम कहें, कहीं तो नहीं बल्कि काफी जगह पे वो रैशनैलिटी को अप्लाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर उनके जो तौर तरीके हैं उसमें बड़ा रिस्ट्रेन है। यानी कि उनकी जो सबसे खूब दिलचस्प बात है वो ये है कि वो बात तक ना डायरेक्टली नहीं आते, घूम फिर के आते हैं। वो पहले नट को क्रैक करते हैं, तमहीद बांधते हैं, फिर जब तक खाना खाते रहते हैं तब तक वो बात नहीं करते। उसके बाद जब खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठते हैं, फिर वो बात करते हैं। मुझे अपना गांव इससे याद आ गया कि जिसमें जो ज्यादा बुजुर्ग थे वो ये नहीं करते थे कि जिसे हम कहते हैं ना स्ट्रेट टॉक के, कम टू द पॉइंट, हम एक दूसरे को ये कहते कि उसमें आपके घर बहुत सिंपल, वो बच्ची का रिश्ता लेने आए। अब पता तो है कि वो रिश्ता लेने आए, लेकिन वो बात नहीं करेंगे रिश्ते की। पहले उनके सामने कोई फ्रूट रखे जाएंगे, फिर वाइन रखी जाएगी, फिर कोकोनट रखा जाएगा, ठीक है, अच्छा गर्मी तो नहीं लगे। फिर सारे जो हैं फिर वो एक दूसरे को सल्यूट करेंगे, और सल्यूट करने के बाद वो कहेंगे कि अगर इजाजत हो तो मैं बात कर लूं। फिर जब वो बात कर लेंगे, करना शुरू करेंगे, तो फिर अगला बंदा बड़ी उसको ऑनर देगा। उस मौके पे अगर अगली पार्टी ना भी कर दे तो पहली पार्टी माइंड नहीं करेगी कि भाई इसने सोच समझ के बात की है, इसने सोच समझ के फैसला। अच्छा, फिर जब वो बात कर लेते हैं उसके बाद दूसरी पार्टी का वो मशवरा करने जाते हैं, टाइम देते हैं एक नहीं, वो बाहर जाते हैं दोनों, फिर वो कहते हैं अच्छा मशवरा करें, फिर वो मशवरा करके आते हैं, फिर वो कबूल करते हैं। और फिर उसमें जो एक डिस्कशन होती है कि अब वो जो ब्राइड है वो उसके पैसे तो वो डिसाइड कर रहे हैं। वैसे उधर भी जहेज का बड़ा चक्कर है। जहेज का चक्कर तो है, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा जो जहेज का चक्कर है ना ये बड़ा ह्यूमेन है, और जो कुछ कबीले हैं उसमें बड़ी ज्यादतियां होती है। तो उनका जहेज के चक्कर में भी उन्होंने ना कोई एक दरमियानी रास्ता निकाला हुआ है, यानी कोई इतनी ज्यादा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं नजर आती कि ये हो कि जी वो। फॉर एग्जाम्पल डाउरी में भी वो कहते हैं कि अगर इन लोगों ने हमारी बच्ची को सही ऑनर नहीं किया और सिर्फ 20 या 30 बेल्स दिए वाइन के तो हम खुश नहीं होंगे, मैं बता दूंगा कि हम खुश नहीं हैं। तो जब 50 लाते हैं तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अब तो ठीक है, सही है, ठीक है। लेकिन वो बुनियादी तौर पे सारी ट्राइबल सोसाइटीज में मैच का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी और मैच का कॉन्सेप्ट। और फिर एक आखिरी जो अब पॉलिटिकल साइड पे आए, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक अफ्रीकन विलेज जो मोस्ट प्रोबेबली 18th सेंचुरी में है, 19th अर्ली 19th सेंचुरी। अब उस अफ्रीकन विलेज में लाइफ कैसी है, अभी हम ये लेके चल रहे हैं। ओकोंको हमारा हीरो है जिसकी 3 बीवियां हैं, जिसके बच्चे हैं, बीवियों को मारता मूरता भी है, लेकिन उसको ऑनर की और सेक्रीफाइस की बड़ी समझ है, लॉयल्टी की बड़ी समझ है। और एक उसकी फेवरेट बीवी भी है। फेवरेट भी जाहिर है, हमेशा एक फेवरेट बीवी तो जरूर होती है। और फिर उसके बाद उसकी एक बच्ची है जो वो जिसकी उसकी ख्वाहिश है कि बच्ची ना होती बच्चा होता। So he's drawn towards the daughter. लेकिन then he restrains himself because daughter is a symbol of weakness. और उसको आप हमारे यहाँ भी इक्वेट कर लें। तो मैं एक तरह जस्टिस सिस्टम जो है वो कलेक्टिव है, इकोनॉमिक सिस्टम में हार्ड वर्क की बड़ी वैल्यू है, जो मेहनत करता है उसकी खेती ज्यादा होती है, उसकी इज्जत ज्यादा होती है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस की और रेसलिंग की। अच्छा, उन्होंने जो रेसलिंग मैच दिखाया आपने जो देखा, आप तो क्या कहें, अफ्रीका के बाद एक अमरीकी अमेरिका भी तो बताएं, अफ्रीका के बाद अमेरिका में रही हैं, तो हमारे गांव में ईद पे कबड्डी का मैच होता था शाम को, और उस कबड्डी के मैच में आखिर में महमूदो याद सब एक हो जाते थे, तो पता नहीं चलता था कि कितने प्लेयर हैं, 50 एक तरफ 50 एक तरफ, और वो सारा। तो वो कबड्डी के मैच में जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी बड़ी इज्जत है, उनको कंधों पे रख के घर पहुंचाया अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम एगैलिटेरियन है कि जब गोरे आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आपका किंग कौन है, वो कहते हैं हमारा कोई किंग नहीं, जो गोरों को समझ नहीं आती, जो गोरों को समझ नहीं आती कि उसमें क्या है। तो वो ये सोसाइटी जो है वो चल रही है। एक और चीज उमर, आपको याद होगा कि जो आपने ब्लाइंडनेस की बात की, जस्टिस सिस्टम की, तो ओकोंगो का जो बहुत फेवरेट फ्रेंड था
हाँ, उसी फ्रेंड जब ये वाकया होता है, जब वो एक औरत वाली गलती करता है, हाँ, वही जाके उसके घर को आग लगा देता है, उसके एनिमल्स को मार देता है। अच्छा ये भी देखें कि एनिमल्स लेते नहीं है वो उसके, वो मार देते हैं। इन अ सेंस रूल ऑफ लॉ है और ब्लाइंड है, और वो बाद में जाके सोचता है कि यार इतनी भी बड़ी गलती नहीं की उस बेचारे ने। अच्छा ये जो बात है ना, नहीं करता, ये जो बात है ना सोचने की, ये बात मुझे लगता है कि राइटर ने डाली है कि मैं ये प्रेजेंट करूं कि ये लोग जो हैं ये कोई ना कोई जो है ना इनके अंदर प्रोग्रेसिवनेस थी, क्योंकि वो ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि ये जो काम है ना, ये ना जिस तरह जस्टिस सिस्टम है ना, जस्टिस सिस्टम की जो बुनियादी 2-4 बातें होती हैं ना, उनमें से एक होती है प्रोपोर्शनैलिटी। तो क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो प्रोपोर्शनैलिटी में ये है कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट जो है उसकी प्रोपोर्शनल पनिशमेंट होनी चाहिए। वो सोचता है कि यार 7 साल की मैनेजमेंट ज्यादा पनिशमेंट है जब बंदे की, और उसके ज़हन में वो सवाल आता है जिसको सो कॉल्ड कॉमन लॉ रिजॉल्व करता है कि अगर आपकी मेलाफाइडी हो तो आपकी सजा ज्यादा होती है, अगर आपकी बोनाफाइडी हो तो आपकी सजा तो होती है। women's mistakes and men's वो कम है। तो वो भी सोचता है कि इसकी अभी भी ज्यादा सजा है। बाकी भी वो चीजें डिस्कस करते हैं। वो ट्विंस को भी मार देते हैं। अब यहाँ पे आई थिंक वो थोड़ा सा ट्विंस को क्या मतलब मार देते, अगर किसी औरत के ट्विंस होते हैं तो वो उनको बैरी कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये अर्थ गॉड को डिफाई करने वाली चीज है। और वो अगर किसी औरत के बच्चे जो हैं वो मर रहे हों तो उनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उनको ख्याल होता है कि वो औरत को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उनको वो बेरियल भी नहीं देते, उनको म्यूटिलेट भी करते हैं, उनको टुकड़े काटते हैं। तो ओवरऑल ये एक सेल्फ गवर्नमेंट लिमिटेड कलेक्टिव सी सोसाइटी है, और जो कि फंक्शन भी कर रही है, जिसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। और इस सोसाइटी में फिर कौन आ जाता है जी? गोरे आ जाएंगे। गोरे आ जाते हैं। और गोरे कैसे आ रहे हैं? गोरे आई थिंक क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट पहले चर्च के तौर पे आ रहे हैं। अच्छा, अब जो चर्च है वो पहुंच गया। उसको आपने नोटिस किया, चर्च आती है और उसको श्राइन कहते हैं कि ये तुमने किसकी श्राइन बनाई है यहाँ पे। वो अप्रिशिएट नहीं करते इस बात को। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बड़ा कौन है, हमें नजर नहीं आ रहा, यू नो। और वो चर्च अब दो गांव हैं, उन 2 गांव में एक में ओकोंको रह रहा है, एक में ओकोंको जहां से निकाला गया है, जहां से वो निकाला गया है वहां पे चर्च पहले आ गया है। अब एक चीज ये भी दिखाई है कि ये जो अफ्रीकन्स हैं ये तबाअन इतने वायलेंट नहीं है। अच्छा, जब वो गोरे आ गए हैं तो वो कहते हैं हमें चर्च बनाने दो, तो उन्हें बनाने देते हैं, असिमिलेट करते हैं। जैसे वो तो कहते हैं अच्छा चलो बना ले। फिर वो दूसरे गांव में आते हैं चर्च वाले, तो उनकी एक लैंड होती है उनके ख्याल में ये लैंड कर्स्ड है, ये लैंड कर्स्ड है, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ भी इस पे काला जादू है। वो कहते हैं इस पे बना लो, और उनका ख्याल ये होता है कि ये तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो जाहिर है नहीं मरते, और चर्च जो है वो चल पड़ता है। और यहाँ पे एक ड्रामा है बीच में, और एंड में जो ड्रॉप नहीं, ड्रामा उससे पहले ड्रामा ये है कि जो ओकोंको हमारा हीरो है, उसका जो बेटा है, जो उसके बाप की कॉपी है, एक थोड़ा फ्लूट बजाने वाला नर्मो नाजुक सा है, वो चर्च से मुतासर हो गया और उसने चर्च आना जाना शुरू कर दिया। और एक तरह से उसका जो पास्टर है उसका सर्वेंट टाइप हो गया, उसको मास्टर कहता है। उसका वो बन गया, डिसाइपल बन गया, वो बच्चा बन गया। और अब जो है ये जो ओकोंको है ये चाहता है कि ये चर्च वालों के खिलाफ बगावत करें और उनको मारे। लेकिन जो विलेजर हैं वो तबाअन, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तबाअन एक्चुअली पेसिफिस्ट है, वो इतने वायलेंट नहीं है। लेकिन चर्च के पीछे जो है वो आ गई है सरकार, और सरकार है जी डीसी, लिखा भी हुआ है डीसी, बीच में डीसी लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अच्छा, डीसी आ गया, उसने अपनी अदालत बना ली है, वो अदालत में लोगों को बुलाता है। तो ये क्या करते हैं जाके कि इनका एक बंदा जाता है और वो जो ज्यूरी वाले होते हैं, हुड वाले, उसका हुड उतार लेता है। तो ये बहुत बड़ी एक समझें कि एक ब्लास्फेमी हो गई। तो विलेजर जो है वो प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट देते हैं, उनको मारते नहीं, वो चर्च को आग लगा देते हैं। ठीक हो गया। जब वो चर्च को आग लगा लेते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो ओकोंको और जो बाकी बंदे हैं उनको बहाने से बुलाता है। और ये वही चीज आ गई जो गोरों का तरीका है, उनकी डिवाइड एंड रूल वाला, और दूसरा उनकी ट्रेचरी और वो चीजें। वो उनको बुलाते हैं, कहते हैं हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब वो मुज़ाकरात करते हैं तो उनको पकड़ लेता है।
पकड़ के उनके बाल काट देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम लोगों को तब छोड़ेंगे तब अगर तुम लोग कंप्लाई करो तो, जुर्माना दो। तो हमारी कहानी अब यहाँ पे पहुंच गई है कि जब वो उनको छोड़ते हैं तो तब एक बहुत बड़ा जो है ना वो जलसा होता है। राइट। और वो जलसा जो है वो आर या पार है। वहां पे क्या होता है आप बताइए। I don't remember that particularly, लेकिन मुझे इतना, and I don't want to also give away too much of the plot हाँ, क्या होता है, but I think eventually वो ये decide करते हैं कि हमें वही रूल्स अप्लाई करने हैं इन गोरों के ऊपर भी। और आपको अगर याद हो तो एक लेपर होता है वहाँ पे विलेज में जो कि जिसको लेप्रेसी होती है, और हमें पता है हमारी सोसाइटी में लेप्रेसी को कैसे देखा जाता है, स्टिग्मा के तौर। अच्छा, उसको वो व्हाइट मैन बुलाते हैं। उनका ख्याल ये है कि वो उन्होंने व्हाइट मैन देखा नहीं होता, लेकिन उनको होता है कि ये जो गोरे होते हैं वो प्रीटी मच ऐसे होते हैं। तो देयर एंड देन वी आल्सो सी कि वो जो पास्टर होता है वो अफ्रीकन्स को क्या समझता है, वो कहता है कि ये अनसिविलाइज्ड है, सैवेजेस है। सो आई थिंक वो जो क्लैश होता है, द ट्राइबल्स फील के हमें वही रूल्स इनके ऊपर भी अप्लाई करने चाहिए। ये इवल है और इनको निकालो यहाँ से, ये आए क्यों है बगैर, अच्छा और आ गए हैं तो असिमिलेट क्यों नहीं कर रहे, वो हमारे अर्थ के गॉड्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो फिर इवेंचुअली दे ट्राई एंड क्रिएट ऑर्डर। लेकिन आई थिंक इसके अगर एक टेक अवे है वो ये है कि ऑर्डर अपनी जगह और पावर अपनी जगह, you know, eventually power wins। और जब वो ओकोंको देखता है कि वो चाहता है कि विलेज वाले जो हैं वो पावर का मुकाबला पावर से करें, हाँ। तो वो एक बंदे को मारता है और उसका ख्याल ये होता है कि पूरा विलेज मेरे साथ खड़ा होगा, और विलेज वाले सारे कहते रहने देते हैं। और वो फिर जाके तो वो इसमें इसलिए इसका जो एंड है अब वो ग्रेटेस्ट जो है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंडिंग्स इन लिटरेचर, तो वो एंड आपको पढ़ना पड़ेगा। बट आई आल्सो फील कि इसके 3 एंड्स हैं। पहला एंड वो था जब ये अपनी बच्ची की तरफ नरम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज देखिए उसकी जो बिगिनिंग है ना, आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है, इट सेज के ओकोंगो हेट्स हिज फादर एंड ही फियर्स नथिंग, राइट, कि क्योंकि वो वॉरियर था, उसको बाहर की चीज़ों से डर नहीं लगता था, उसको अटैक से डर नहीं लगता था, उसको wrath of God से डर नहीं लगता था, वो एक righteous बंदा था, उसको डर उसके अंदर था कि मैं कहीं अपना बाप तो ना बन जाऊं, राइट। अच्छा, उसकी जो ठेस पहुंचती है ना वो 3 जगह पे पहुंचती है। एक, जब उसको अपनी बेटी के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उसको समझ नहीं आती कि यार मैं क्यों इसको इतना इसकी तरफ से दिल क्यों नरम हो रहा है। दूसरी उसको ठेस उस वक्त पहुँचती है जब ये एक गलती करता है औरतों वाली और इसको अपने मदर के गाँव में भेज देता है, हाँ, तो उस वक्त डिप्रेशन में होता है। यही 3 बुक्स हैं बीच में, हाँ, इसमें ना, हाँ, जब बेसिकली इसके साथ वाला गांव होता है नोबेल, वहाँ पे वो वाले लोग जो लूसिया जिसके बारे में स्टोरी है, वहाँ की एक फीमेल को मर्डर कर देते हैं। हाँ, वो तो शुरू में ही आ जाता है, शुरू में, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि वहाँ पे चला जाता है, उसको रिकंसाइल करने के लिए लड़का देते हैं, हाँ जी, वो उसको मार देता है, उसको मार देता है। That's true। ऑनर जरूरी है, लेकिन उस वक्त भी उसको ठेस पहुंचती है कि वो अटैच हो जाता है उस बच्चे के साथ, और तो उसकी मैस्कुलिनिटी ब्रेक डाउन हो जाती है 3-4 दफा। और हाँ बिल्कुल जी, तो एंडिंग भी यही है, और एंडिंग में ये है कि बंदा भी हार गया और सोसाइटी भी हार गई, तो बाकी एंडिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। और उसके लिए मैस्कुलिनिटी हेल्पफुल नहीं है, ये भी है ना, हेल्पफुल नहीं, हाँ, कि आप हार गए हो, अब क्या, अब कुछ नहीं, अब घर जाओ अम्मी के पास। तो इस पे हम एंड करते हैं। आप लोग किताब पढ़ें सारे जो वीडियो देख रहे हैं और जो भी मौजूद हैं, और मैं चूँकि ज़बान में भी दिलचस्पी रखता हूँ, अंग्रेज़ी में और उर्दू में, तो मेरा ख्याल है कि इतनी कम लफ्ज़ों का इतना बेहतर इस्तेमाल मैंने बड़ा कम देखा है। और इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, कोई सकील जुमले नहीं हैं, लेकिन इतने मुअस्सर और इतने इफेक्टिव प्रोज है। मेरा ख्याल है टेक्स्ट बुक में, ये हमारे यासिर साहब बैठे हैं, उन्होंने इसको टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ा है, बैठे हैं यासिर साहब, बिल्कुल, और इसको बहुत जगह पे टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाया जाता है अंग्रेजी लिखने के हवाले से। आई थिंक यासिर ने उस टाइम पे भी पढ़ा था जब ये एसेंशियल रीडिंग थी इन इंग्लिश लिटरेचर, ए लेवल्स या ओ लेवल्स में भी ये एसेंशियल रीडिंग है। तो हमें चाहिए कि हम दूसरे जो अपने जैसे सकाफतें हैं उनके बारे में जानकारी रखें, तो उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है HB का। और नाइजीरिया में और पाकिस्तान में वैसे बड़ी मुमासरत है, मेरा तो ख्याल, एक्सेप्ट फॉर
इसीलिए मैं अफ्रीका से यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा जो कि अच्छी बात है। दोनों कल्चर्स एडवांस्ड है, दोनों कल्चर्स एंसेस्ट्रल है। अफ्रीका से वाया अमेरिका, वो बीच में मैं नहीं डालना चाहती। सो उमर, हम स्टार्ट करें क्वेश्चन? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कि 3 से 4 पॉइंट मैं एक्वायर करूँगा, तो क्या वो बुक पे कर पाता है फिर एंड तक? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने कहा, कमेंट किया कि इस स्टोरी के अंदर या नावल के अंदर सोसाइटी भी हार जाती है और वो बंदा भी हार जाता है, सो व्हाट इज़ द लेसन फॉर अस? Okay. And my question is that, ma'am, you said that true love lies blind. So, do you really think so? It is? It is actually blind or not? Yes, ma'am. Okay. ये पढ़ी थी मैंने किताब आज से कोई 24 साल पहले, स्कूल में पढ़ी थी और पढ़ी भी मैंने इंग्लिस्तान में थी। तो उस वक्त ये मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि दिस बुक वुड बी पार्ट ऑफ सिलेबस इन एन इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल। हाँ, लंदन से बाहर थोड़ा सा। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। दूसरी चीज़ जो है, ये तो खैर कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट तो इसका ऑब्वियसली वेरी वेल नोन है, यू नो वो जो उमर मुख्तार फील्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं इसमें। लेकिन चलें, इस चीज़ को तो हम रख देते हैं ना, द पोस्ट कॉलोनियल वो। मैंने, चूँकि मैं 16 साल का था उस ज़माने में, मैंने जो आइडिया होता है ना आइडेंटिटी का विद रिस्पेक्ट टू वंस फादर, वो बड़ा डेवलप हो रहा होता है उस वक्त। मैंने ये देखा था, और ये कमेंट ही है, क्वेश्चन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैंने ये देखा कि 2 फिल्म्स मुझे बहुत पसंद थी। एक ओरिजिनल टॉप गन पसंद थी और एक फ्यू गुड मैन पसंद थी। दोनों जो थी वो टॉम क्रूज की बड़ी फेमस है। उसमें दोनों में वो उसका कैरेक्टर की रिलेशनशिप जो उसके बाप के साथ होती है वो बड़ी एडमायरिंग होती है, ट्रबलिंग भी होती है, और उसकी इज लिविंग इन द शैडो ऑफ हिज फादर। ये वो पहली बुक थी या पहला नैरेटिव था या पहली जो लिटरेचर कह लें इसको, जिसमें मैंने ये देखा था कि वो एस्केप कर रहा होता है अपनी लेगेसी को, अपने कोशिश करता है, कोशिश कर रहा होता है कि बाप की तरह ना बन जाए कि। तो दैट वाज फॉर मी, दैट वाज एन आई ओपनिंग थिंग जब ये मैंने पहली दफ़ा पढ़ा 16 साल की उम्र में। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो एनीवे, दैट्स माय कमेंट्स। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो लास्ट में सुसाइड कर लेता है, इसमें किसका रोल सबसे ज़्यादा, सोसाइटी का या उसकी अपनी फ्लॉज की वजह से वो मतलब सुसाइड कर रहा है? ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो हैं वो ज्यादातर एक ही तरह की बन जाती है। हाँ, और दूसरी बात स्पेशली वो एग्रीकल्चर सोसाइटी जहाँ पे मैकेनाइजेशन भी ना हुई हो, तो फर्क उनका इतना ज्यादा नहीं रहता, स्पेशली जो स्टैटिक एग्रीकल्चर है। ऑल्दो उस वक्त 200 साल पहले या 300 या 500 साल पहले सारी सोसाइटीज इस तरह की नहीं है। उसमें फॉर एग्जांपल जो सोसाइटीज रह रही हैं फॉर एग्जांपल सी के साथ, वो थोड़ी सी फ़र्क होंगी शायद, क्योंकि उनमें ट्रैवलिंग ज़्यादा है। फॉर दूसरी वो सोसाइटीज़ जो पुरानी सिटीज़ में रह रही हैं, रोम में रह रही हैं, डेमेस्कस में रह रही हैं, वो थोड़ी फ़र्क होगी। और कुछ टेरेन का बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, और कुछ जगह पे जो ट्रेडर्स हैं, मसलन इटली के जो ट्रेडर हैं जो जा रहे हैं चाइना में, उनका बड़ा वर्ल्ड व्यू फर्क है। मक्का भी, हाँ, इवन हमारे जो अरब वाले ट्रेडर थे वो जो दूर जाते थे, उनका एक कोड डिफरेंट था। वो भी तो अरब, हम भी तो कॉलोनाइजर हैं ना बहुत बड़े, तो उसकी वजह ये हमसे मुराद अगर अरब मुस्लिम इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें वो जब अफ्रीका की काफी सारी कॉलोनाइजेशन, तो मोम्बासा जो है, जो कि केनियन पोर्ट है, वहाँ पे जो पूरी स्लेव ट्रेड है वो सारे हम लोगों ने किया। हाँ, और इवन जो मोरक्को था। हाँ, तो इस हिसाब से थोड़ा फर्क होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज तो मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब की बात पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि इंटरेस्टिंगली आई थिंक ऑल ट्राइबल कल्चर्स आर द सेम, ऑल रूरल कल्चर्स आर द सेम। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करें जेंडर और पावर के लिहाज से, तो मर्द पावरफुल होते हैं, औरतें पावरफुल नहीं होती, लेकिन मर्दों के ऊपर जो औरतें होती हैं वो पावरफुल होती हैं। तो इस बुक में भी 2 खवातीन हैं जो इसके ऊपर पावर रखती हैं। एक तो इसकी माँ, और दूसरी जो ऑरेकल है वो औरत है। वो तो प्रीस्टहुड, हाँ, तो प्रीस्टहुड में अगर वो आ जाती हैं तो एक तरह से यू सी दैट यूरोपियंस में भी है। बिल्कुल, हमारे कल्चर में नहीं, हम भी नहीं करते, हम तो फिर अफ्रीका के करीब है ना, यूरोपियंस। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, तो फिर यासिर का ले लेते हैं क्वेश्चन। आई थिंक यासिर की जो कमेंट्री है ऑन फादर के साथ आपका रिलेशनशिप, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, सिंपली बिकॉज आई फील कि जिन प्रोटैगनिस्ट के बाप नहीं होते लिटरेचर में, वो बाप ढूंढते रहते हैं, और ये भी ओकोंगो भी बाप ढूंढता रहता है। तो वो जो फादर फिगर है ना,
वो जो ट्राइबल चीफ है उसके साथ अलाइन कर लेता है, तो वो पावर सर्च करता रहता है एंड ही डजंट फाइंड इट इन द एंड। आई थिंक इवेंचुअली इसका अगर कोई स्टोरी का एंड है वो ये है कि जस्ट बिकॉज आपके you don't necessarily have to admire your father, and if you don't admire him you're doomed because you're kind of never going to reconcile not admiring him. You know, if you don't see a human being as a human being and you take him to be a loser or a winner, you know, क्योंकि उसकी पूरी बाप की लूजर हिस्ट्री है कि वो डेटर भी है, उसके पास रिस्पेक्ट भी नहीं है, पावर भी नहीं है, तो उसकी फेलियर ये होती है कि वो उसके बाप को सर्वाइवर के तौर पे नहीं देखता, वो उसके बाप को एक बहुत लूजर के तौर पे देखता। हाँ, सो आई थिंक इवेंचुअली you're not going to find peace. I think that's the idea. What's your take? हाँ, फादरहुड पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं। माय फादर पास्ड व्हेन आई वाज 3, तो मैं इसको बड़े इंटरेस्टिंगली देखता हूँ। तो मैं इसको ये देखता हूँ कि दो तरह के इफेक्ट हैं, एक तो शायद जेनेटिक हो, लेकिन एक इफेक्ट वो है जिसे मैं समझता हूँ जिसे कहते हैं लॉस्ट एस्पिरेशंस इफेक्ट। लॉस्ट एस्पिरेशन में ये होता है कि, और तीसरा जनरेशन गैप इफेक्ट। तो लॉस्ट एस्पिरेशन ज़्यादातर बहुत ट्रिकी बन जाता है, जिसमें ये होता है कि फादर्स ने जो कुछ नहीं किया होता, सन्स पे प्रेशर होता है वो कुछ करने के लिए, और ये जो बैगेज अगर इसको कह दें तो ये बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। और ये अब दो जिंदगियां जी रहे होते हैं। और इसके दुनिया का सबसे मशहूर जो लिटरेचर का पीस है हैमलेट, उसकी ट्रेजेडी भी यही है। जो हैमलेट है उसको अपने फादर की जो अनमेट एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करना है, तो ये एक बड़ी कॉमन थीम है। एक सवाल इधर से बहुत अच्छा था, लेसन्स क्या है, और स्पेशली जो फ्रेमिंग थी सवाल की वो भी बहुत अच्छी थी। एक कहानी जो है ये रियलिटी की कहानी है, रियलिटी बदल नहीं सकती। रियलिटी ये थी कि चंद हजार गोरों ने आके अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया, चंद हजार गोरों ने आके इंडिया या सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज कर, ये तो एक रियलिटी है। अब जो इसमें पावर है वो तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन इस किताब में जवाब ये है कि अगर पावर को बीच में से निकाल दिया जाए, अगर गोरों की बंदूक को बीच में से निकाल दिया जाए, तो सोसाइटी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं। ये एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आज के दिन में जो गोरे हैं वो ये कहते हैं कि हम ये कहते रहे कुछ अर्सा पहले तक कि हम बेहतर थे इसलिए हम प्रिवेल किए। हाँ। तो अब ये बहस ये है कि बेहतर जो है और बदतर जो है उसका फर्क इतना मैटर नहीं करता। और आपको प्रिवेल जो जिसको आपने कॉन्कर किया उसकी वजह से प्रिवेल किया है। हाँ, आप ये भी तो देखें ना कि आपने एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू प्रिवेल किया। और इसलिए ये जो किताबें, जो लिटरेचर है, ये कॉलोनियलिज्म को उसकी जो एथिकल फाउंडेशन है ना उससे डिप्राइव करती है। तो ये एक इनका कंट्रीब्यूशन है इसमें। लेसन जो इंडिविजुअल का लेसन है, मुझे तो इसमें बहुत ही दिलचस्प या बड़ा डीप लेसन यही मिला कि इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को रसूम व रिवाज की कैद में रख कर कभी सुखी नहीं रह सकता। अब ये जो बंदा है, अगर ये तस्वीर देख ली जाए तो ये इन द सेंस ऑफ द वर्ड को बुरा आदमी नहीं है, लेकिन ये कैद है उन चीज़ों में जो इसको रोक रही हैं जिंदगी क्या समझे लुत्फ उठा। अब ये नहीं, वो अपनी बच्ची से प्यार नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि वो उस पर प्रेशर है कि फेवरेट बीवी के साथ अपने वो बात नहीं कर सकता। हाँ। उसके अलावा उसको वो जो मेंशन भी हुआ, उसने अपना जो अडॉप्टेड सन टाइप है उसको खो दिया, उसको खुद उसको मारना पड़ा जस्ट टू अपीयर वेरी ब्रेव, जिसके बाद वो अंदर से ब्रेक हो गया। तो इसका जो लेसन इंडिविजुअल लेवल पे है वो ये है कि वल्नरेबिलिटी जो है, कमजोरी कोई बुरी चीज नहीं है। आपको याद है उमर इस बुक के अंदर अगर आप कमजोर नहीं होंगे तो आखिर में आप टूट जाएंगे, जैसे ये बंदा टूट गया। अगर आप कमजोर होंगे तो आप वो जो शॉक्स हैं वो अब्सॉर्ब कर मैं बात कर रही थी कि आपकी यही वाली बात से मुझे याद आया कि जब वो एग्जाइल होता है, जब उसको अपने गांव से निकाल देते हैं, तो वहाँ पे भी एक एल्डर होता है, उसकी मामू होता है। वही मामू, वही जो मुझे बहुत पसंद है, मामू जान। मामू तो वो उसको बैठ के समझाता है। क्या नाम है जी उनका? युचेंडा। थैंक यू सो मच। लाइक कैरेक्टर लिस्ट बनाई हुई है। मुझे तो सिर्फ कॉन्को का नाम याद। बुक इनको जानी चाहिए वैसे। तो लेकिन इनको तो बुक है ऑलरेडी। चलें ठीक है, सेकंड बेस्ट को। सो वो बैठ के उसको समझाते हैं कि तुम सर अपना जो है झुका रहे हो और इस सेल्फ पिटी में तुम इतने लूजर हो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ही सफ़र किया। यार वो लेक्चर जो उसको देता है
इतना खूबसूरत लेक्चर है वो। उसको कहते हैं कि सफरिंग जो है ना वो सिर्फ तुम पे हावी नहीं है, वो सब पे है। मैंने अपने सारे बच्चों को खो दिया, फैमिन आ जाती है, विलेजेस वाइप आउट हो जाते हैं अर्थक्वेक्स में और फैमिन्स में, तो तुम्हें जो है उन्होंने बैनिश कर दिया 7 सालों के लिए, तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म है क्योंकि तुम्हारा दिल टूट गया है। सो उसको वहां से वो समझाता है कि तुम्हारी इस लूजरनेस में भी इंटाइटलमेंट है, यू नो, कि तुम अपने आप को समझते हो कि अच्छा अब मैं सेल्फ राइटियसनेस है। एंड वी सी दैट मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो इतनी हाइपर हो जाती है एक पॉइंट पे आके, लड़ के और कत्लो गारत करके लोगों का दिल तोड़ के, कि एक पॉइंट के बाद जब उसको ठेस पहुंचती है, जो कि पहुंचती है, जिंदगी है, तो फिर उसको उठना नहीं आता, है ना। ब्रिटिश की एक और भी थीम है, आप एक दो सवाल रह गए थे अगर वो करने, एक आई थिंक लव इज ब्लाइंड वाला था। हाँ एक वो भी था, एक ये इधर से मालिक साहब का भी था। जी मालिक साहब इन जेम्स को उन्होंने स्टार्ट में देखे, हाँ, 3-4 देखे हाँ, टाइटल्स के लिए, जी, क्या वो एंड में मिले या हाँ नहीं मिले वो उसको वो करता रहा, ये भी बड़ा मिला अच्छा तो लगा। सही, वैसे उसको 3 नहीं मिल लेकिन गए 4 थे। वाले नहीं मिले ना, 4 नहीं मिले क्योंकि वो 4 Almost। नहीं मिले, वो जो हाँ उसको जो एप्रिसिएशन मिली इतनी ज्यादा, हाँ उसको ये नहीं। उसकी दो बड़ी वजूहात है। एक वजह जो है वो कुछ हद तक वेस्ट में एक हिस्टोरिकल गिल्ट है उनका, राइटली सो, तो उनका एक गिल्ट है जिसकी वजह से दे आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट। और दूसरी वजह ये भी है कि ये एक ऐसा बंदा है जो अफ्रीका से उठा है और अंग्रेजों से बेहतर किताब उसने लिखी। इसकी अंग्रेजी ऑनेस्टली, अंग्रेजी के अलावा जो प्लॉट है, जो बहुत उसका प्यारी प्लॉट लिखी है है, उसने। मतलब आप इसको किसी भी दुनिया की जो बड़ी है, और उसके मुकाबले में ये रिच भी है ना, इसमें एक रिचनेस है। और तीसरी चीज ये है कि जो बड़ा लिटरेचर होता है ना, वो लोकल भी हो, उसमें एक यूनिवर्सैलिटी होती है। मैं ये सवाल कर रहा था कि हम अपना बड़ा लिटरेचर क्यों पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि नाम तो बंदे तो यही हैं, लेकिन मार्केज हो या ये हो या चाइनीज हो या जापानीज हो या टैगोर हो, उसके अंदर एक यूनिवर्सैलिटी आ गई, इसलिए वो लोकलाइजेशन से आती है। लोकलाइजेशन के बाद जी, अब हर लोकल में तो यूनिवर्सैलिटी हाँ। नहीं, तो इसमें बड़ी यूनिवर्सैलिटी है कि वो जो कस्टम्स हैं वो सारी चीजें हैं। इसमें सारे कैरेक्टर्स आपका क्या था सवाल? हाँ ड्रॉप सीन उन्होंने दे दिया। आई थिंक उसने जो डिसीजन लिया है टू एंड हिज लाइफ, इट वाज ऑलरेडी डन। वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर ऑलरेडी डेड nobody can kill you. That's so well put. वो मोटिवेशनल चीज होती है। जब लोग बास्केटबॉल कोर्ट्स पे जा रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि तुमने इतना हारा है, तुम इतना हारा है, अब तो तुम्हें कोई नहीं कुछ कर सकता, तो खेल लो सही से, और फिर जीत के आ जाते हैं। सो ही बेसिकली एंड्स हिज लाइफ बिकॉज ही इज ऑलरेडी डेड, ही इज इन हिज हेड लिविंग। वो डेथ को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा था, मर गया था Because everything he stood for is gone. is gone. और बेटा भी चला गया। हाँ, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन तो है। सोसाइटी का इसमें जो एंड है ना, जो मुझे अगर ऐसा होता तो स्टार्ट से ऐसा होता, वो नहीं, मुझे ये ठीक, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसने अपना विलेजेस है ना, जो राइटर ने कहा है कि हमने बुनियादी तौर पे सरेंडर कर दिया, कलेक्टिवली भी सरेंडर कर लिया और इंडिविजुअली भी सरेंडर कर लिया। तो वो बेसिकली जो वाइट्स हैं उनको ये मैसेज दे रहा है कि आप इतने खुश ना हो अपनी कामयाबी हमने खुद पे, ही छोड़ दिया था। हमने ये हमारा एक सरेंडर था, बिकॉज हम उस लेवल की रूथलेसनेस नहीं दिखा सकते थे जिस लेवल की रूथलेसनेस दिखाने की कैपेसिटी आपने एग्जिबिट की। कि वो कहते थे कि हम अगर जब बंदों को मारते थे तो ऐसे लगता बड़ी मजबूरी में मार, ये आप लोग जो है ना, आप लोग तो ये जो गोरे हैं ये क्लिनिकल हैं, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे किलिंग्स कर रहे हैं। तो और बुरा भी नहीं लग रहा, और गिल्ट भी नहीं है। गिल्ट भी नहीं है। तो वो यहाँ पे उनको लगता है कि अगर उन्होंने किसी को मारा भी है तो वो बड़े दुखी हैं इस पे कि ये काम ठीक नहीं हुआ। तो ये वो लोग हैं जो रूथलेसनेस हैं, और तो उसमें उसका एक मैसेज है। और इसीलिए जब आप किसी की एम्पैथेटिक साइड को अपील करते हैं ना, तो वो झुटलाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी आप मुकाबला कर लें, आप कहें कि आप नहीं अच्छे, हम बड़े अच्छे थे, लेकिन आप कहते हैं कि अच्छा आपके पास, जो मैंने पहले अर्ज किया
कि उसका मैसेज ये है कि आपके पास पावर के अलावा कोई चीज नहीं। हाँ, और ऐसी पावर है, गन्स है, तो आप बस ठीक है। और आखिर में जो उनकी प्रिटेंशियसनेस को उसने टारगेट किया है कि वो जो कमिश्नर है ना, वो साथ जो है ना, वो रूथलेस होने के साथ साथ एक खैर से इंटेलेक्चुअल भी है, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट इंटेलेक्चुअल है। उसने किताब लिखी है इस पे, इसमें उसने कहा है कि ये जो मैंने देखा है ये इस काबिल है कि मेरी किताब में ये आए। हाँ, बनालिटी ऑफ ईविल इसी को कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ये हाँ, इसमें ही है। एक लास्ट पॉइंट आई थिंक एंड देन वी विल एंड इट। इन्होंने भी कोई बात आई थिंक फेलियर को सस्टेन करने के लिए आपको फेमिनिन एनर्जी चाहिए होती है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द एंसेस्टर्स ब्रिंग। जो बड़े होते हैं वो आप देखें, वो जो मामू टाइप कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े औरतें टाइप होती हैं, वो हाँ। आराम से सोच समझ के बयान करते हैं अपनी जिंदगी का, उनके पास तजुर्बा होता है। ये जो होता है इसने अपने एंसेस्टर्स से नहीं सीखा, ये काम डाउन नहीं हुआ, ये लेट तक ना ये लड़ाइयाँ करता रहता था। नहीं, लेकिन पॉइंट ये भी था कि अगर ये लड़ाई ना भी करता तो हार तो फिर भी गया, हार तो फिर भी गया, वो कलेक्टिव फेलियर था। हाँ, लेकिन ये देखें इसका हार 2 एरोस थी, एक तो ये हारा, दूसरा ये अपने आप से भी हारा अपने आप से। है। यो क्लोजिंग। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के तशरीफ लाने का इस मौसम में। कोई मेरा ख्याल है कोई 48 डिग्रीज है इस वक्त। नहीं डिग्रीज तो कम है, लेकिन नहीं ह्यूमिडिटी ज्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप लोगों के आने से कम हमारे इल्म में तो बहुत इजाफा होता है, क्योंकि मैंने जो किताब पढ़ी तो मेरे ज़हन में कम सवाल थे, आप लोगों ने इतने अच्छे सवाल किए। एक चीज तो मैंने बताना भूल गई, इसके अंदर ना ग्रास हॉपर्स खाते हैं। हाँ, मैंने बहुत ग्रास हॉपर्स खाए हैं, लोकस्ट भी खाते सीरियसली, और बहुत मजे के अंडे की तरह होते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट इन देयर दैट आई एम द डॉटर ऑफ द सॉइल। और लोकस्ट भी खाते हैं। हाँ, तो बड़े वाले नहीं होते। तो वो उस टाइम पे मेरे मुंह में काफी पानी आया, मैंने कहा चलो खाना खाया जाए लोकस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।